कुछ लोग इसे न्याय कहते हैं, जबकि अन्य इसे बदला कहते हैं। फिर भी कुछ ही लोग असहमत होंगे कि सबसे भयानक अपराध करने के बाद अपराधियों को छोड़ना नहीं चाहिए। होलोकॉस्ट लगभग 80 साल पहले समाप्त हुआ, लेकिन यह औद्योगिक स्तर की त्रासदी आज भी पूरी मानवता पर अपनी क्रूर छाप छोड़ रही है। आज के एपिसोड में हम उन 3 पुरुषों की कहानियां जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी उन लोगों को न्याय के त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए समर्पित कर दी थी, जिन्होंने नाजियों की विकृत मानसिकता में तथाकथित अनचाहों पर ऐसी पीड़ा लाई थी। इन तीनों पुरुषों में होलोकॉस्ट के सामूहिक दर्द ने प्रतिशोध की एक जलती हुई इच्छा पैदा कर दी। ये है नाजी शिकारी। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। 2006 में पत्रकार थॉमस हार्डिंग को चाचा हैंस अलेक्जेंडर की मौत का दुख हुआ, लेकिन अंतिम संस्कार में दी गई श्रद्धांजलि ने एक ऐसे जीवन का खुलासा किया जिसे बहुत कम लोग, यहां तक कि हंस के परिवार को भी पता था, क्योंकि वह युद्ध के बाद एक प्रमुख नाजी शिकारी थे। इसके अलावा उन लोगों में से एक जिसे उन्होंने न्याय का सामना करने के लिए लाया था, कोई और नहीं बल्कि रूडोल्फ होस थे, जो ऑशविट्ज कंसंट्रेशन कैंप के कमांडेंट थे। अंतिम संस्कार के बाद थॉमस ने तुरंत अपने चाचा के अतीत को जोड़ने की कोशिश की ताकि पूरी कहानी उजागर कर सके। पहले विश्व युद्ध के दौरान एक यहूदी परिवार में जन्मे हांस के माता-पिता 1920 के दशक में जर्मन समाज में प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने कई प्रभावशाली लोगों के लिए डिनर पार्टियों का आयोजन किया, जिनमें अल्बर्ट आइंस्टीन भी शामिल थे। हालांकि नाजी पार्टी के उदय के साथ कई यहूदियों की तरह उन्हें जर्मनी में रहना असंभव लगने लगा और इसलिए वे यूके चले गए, जहां हांस ने अंततः अपने नए मातृदेश की रक्षा में जर्मनी से आई सेना के हमले के खिलाफ सेवा की। ब्रिटिश आर्मी रॉयल पायोनियर कॉर्प्स में सेवा करते हुए हांस अलेक्जेंडर को युद्ध के अंत में नाजी शासन द्वारा यहूदियों के साथ किए गए अत्याचारों का सच पता चला, जब उन्होंने बर्गन बेल्सेन कंसंट्रेशन कैंप देखा। शरीरों के ढेर और मुश्किल से जीवित बचे लोगों को देखकर उनके भीतर तीव्र क्रोध उत्पन्न हुआ। युद्ध समाप्ति के बाद उन्होंने जर्मन युद्ध अपराधों को सूचीबद्ध करने और दोषियों की पहचान करने में स्वेच्छा से सहयोग दिया। युद्ध के बाद लापता युद्ध अपराधियों का पता लगाने का कोई आधिकारिक कार्यक्रम न होने के बावजूद उन्होंने बहन को पत्र में स्वीकार किया कि वह खाली समय में और आधिकारिक रिकॉर्ड से बाहर ऐसी खोज कर रहे थे। युद्ध अपराधियों को पकड़ने हेतु एक कार्यक्रम शुरू हुआ। हांस अलेक्जेंडर पहले स्वयंसेवक थे। रूडोल्फ होस सबसे अधिक खोजे जाने वाले युद्ध अपराधियों में से एक थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया, परंतु सख्त पूछताछ के बावजूद भी वह हठधर्मिता से पति का ठिकाना नहीं बताई। फिर हांस के मन में एक विचार आया। जिस जगह पर उसे कैद रखा गया था, उसके पास एक रेलवे लाइन थी और पुराने स्टीम इंजनों की आवाजें हर कमरे में गूंजती थी। एक ट्रेन पटरी पर फुफकार कर चल रहा था। वह उसके सेल में घुस आया और बताया कि उसके बेटे को ट्रेन में चढ़ाकर सोवियत अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा, जो उसे साइबेरिया के श्रमिक शिविर में भेज देंगे अगर उसने अपने पति का पता नहीं बताया। उसने उसे पेंसिल और कागज का टुकड़ा देकर कहा कि 10 मिनट में उसके निर्णय के लिए वापस आएगा। लौटने पर उसने होस के छिपने की जगह का पता लिख दिया था। हांस अलेक्जेंडर और सैनिकों ने ऑशविट्ज के पूर्व कमांडेंट को डेनिश सीमा के पास एक खलिहान में पजामा पहने सोते हुए पकड़ा। उसे नग्न अवस्था में गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और 16 अप्रैल 1947 को उसके अपराधों के लिए फांसी दी गई। हांस अलेक्जेंडर ने गुस्ताव साइमन को भी पकड़ा, जो नाजी कब्जे के समय लग्जमबर्ग में असैनिक प्रशासन का प्रमुख था। साइमन लग्जमबर्ग में यहूदियों के तेजी से निष्कासन और कंसंट्रेशन कैंपों में भेजने, साथ ही प्रतिरोध लड़ाकों की यातना और निष्पादन के लिए जिम्मेदार था। साइमन को गिरफ्तारी के तुरंत बाद जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मार दिया गया। थॉमस हार्डिंग ने अपने चाचा की असाधारण कहानी सुनकर उनकी जीवनी हांस और रूडोल्फ लिखी, जिसमें दोनों लोगों के जीवन और उनके टकराव का वर्णन है। इतिहास के सबसे दुखद अध्यायों में से एक। 16 जनवरी 1945 को
सोवियत रेड आर्मी ने पोलैंड के शहर रैडॉम और एक पास के एकाग्रता शिविर को मुक्त किया। तुविया फ्रेडमैन, एक 22 वर्षीय पोलिश यहूदी जो उनके परिवार समेत 1940 में पहले रैडम यहूदी बस्ती और फिर शिविर में कैद किए गए थे, कुछ बचे यहूदियों में से एक थे। फ्रेडमैन कुछ महीने पहले अपने जर्मन कब्जे से भाग निकला था और पोलिश प्रतिरोध के साथ काम कर रहा था। उसे कुछ समय के लिए फिर से पकड़ लिया गया था, लेकिन उसने अपने गार्ड को मारकर फिर से भाग निकलने में कामयाबी पाई। जब रेड आर्मी ने प्रवेश किया, तब तक उसके निकट परिवार में केवल वह और उसकी बहन बेला ही जीवित थे। बाकी सभी की मृत्यु हो चुकी थी। इस डर से कि उसके परिवार की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकांश लोग बच निकलेंगे, फ्राइडमैन ने यह सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ भी वह कर सकता था करने की कसम खाई कि उन्हें पकड़ा जाए और न्याय के कटघरे में लाया जाए। उस उद्देश्य के लिए उसने युद्धोपरांत अराजकता में एक नकली पहचान का उपयोग करके पोलिश पुलिस में शामिल हुआ और डांजिग में एक विशेष जांच दल में शामिल हो गया, ताकि रेड आर्मी द्वारा पकड़े गए हजारों जर्मन युद्ध बंदियों में से होलोकॉस्ट के जाने माने अपराधियों की तलाश की जा सके। वह अक्सर जर्मन अधिकारी या पोलिश सहयोगी का भेष धारण कर बंदी शिविरों में घुसपैठ करता और कैदियों से जानकारी जुटाता था। पोलिश पुलिस छोड़ने के बाद फ्राइडमैन वियना में हगनाह के साथ काम करने लगे, जो फरार नाजियों को पकड़ने के लिए बनाया गया एक यहूदी संसदीय समूह था। फ्राइडमैन और उनकी छोटी टीम ने यूरोप भर में सुरागों का पीछा किया, विशेष रूप से उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जो पोलैंड में उनके परिवार की मौत में शामिल थे। उन्होंने एसएस अधिकारी कॉनराड बूचमेयर को पकड़ा, जिसने राडोम के यहूदियों पर अत्याचार किया था, और रिचर्ड स्केइगेल को पकड़ा, जिन्होंने पूर्वी पोलैंड के कई यहूदियों को मृत्यु शिविरों में भेजा था। इस दौरान फ्राइडमैन निर्दयी व्यक्ति के रूप में जाने जाने लगे, लेकिन एक लक्ष्य जिसे वह पकड़ना चाहते थे हमेशा उनसे बचता रहा। एडोल्फ आइसमैन, जो होलोकॉस्ट का आयोजन करने वाले शीर्ष नाजियों में से एक था और अब फरार था। 1952 में फ्राइडमैन इजराइल में बस गए और याड वाशेम की एक शाखा के निदेशक के रूप में सेवा की, जो होलोकॉस्ट का दस्तावेजीकरण और स्मरण करना चाहती थी। हालांकि अंततः उन्हें नाजी भगोड़ों को पकड़ने को प्राथमिकता देने के लिए अपने पद का उपयोग करने के कारण संगठन से निकाल दिया गया। इसलिए 1957 में फ्राइडमैन ने इजराइल में नाजी युद्ध अपराधों की जांच के लिए दस्तावेजीकरण संस्थान की स्थापना की। वेडमैन ने अपने शेष जीवन नाजी अपराधियों का दस्तावेजीकरण और प्रकाशन करने तथा युद्ध अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकारों पर दबाव डालने में बिताया। वह इजरायली और पश्चिमी अधिकारियों को आइखमान की खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाते थे, भले ही कभी सुराग ठंडा पड़ता था। जब यह गलत साबित हुआ कि आइखमान कुवैत में था, विभिन्न स्रोतों से उसे जानकारी मिली कि वह अर्जेंटीना में था। इनमें से एक स्रोत अर्जेंटीना में रहने वाले आधे यहूदी जर्मन लोथार हरमन थे, जो खुद नाजी उत्पीड़न के शिकार रहे थे। फ्रीडमैन ने इजरायली खुफिया विभाग से सुराग पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिससे 11 मई 1960 को आइखमान को अर्जेंटीना में गिरफ्तार किया जा सका। इसके बाद उस पर इजराइल में मुकदमा चला और उसे 1 जून 1962 को फांसी पर लटका दिया गया। वह इजराइल राज्य द्वारा फांसी दी गई पहला और एकमात्र व्यक्ति था। टाविया फ्रीडमैन का निधन 13 जनवरी 2011 को 88 वर्ष की उम्र में हुआ, और जबकि उन्होंने न्याय की खोज के लिए कभी मान्यता नहीं मांगी, तब से उनका नाम नाजी शिकारियों के युग के साथ जुड़ गया है। साइमन विसेंथल का जीवन कठिनाई, नफरत और युद्ध की भयावहता से परिभाषित रहा, जो 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर पैदा हुए थे 1908 में यूक्रेन में। 7 साल की उम्र में उन्होंने देखा कि रूसी सेना के कजाक सैनिक उनके शहर में मार्च कर रहे थे, जिससे उन्हें शरणार्थी बनकर वियना भागना पड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रो हंगरी रूस का दुश्मन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप तहस नहस हो रहा था। वे 1917 में घर लौट आए, लेकिन अगले कुछ सालों में जमीन को लेकर जोरदार विवाद हुआ और यह यूक्रेनियन और पोल्स के बीच बदलती रही। 1920 में सोवियत संघ के अधीन आने से पहले राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद विसेंथल ने समृद्धि पाई और 1932 में वास्तुकार बनने की पढ़ाई पूरी की। हालांकि तब भी उन्हें यहूदी विरासत के कारण अनादर, संदेह
और भेदभाव का सामना करना पड़ा। कायला म्यूलर नामक महिला से शादी करके दोनों लियव शहर में बस गए, जहां विसेंथल एक वास्तुशिल्प कंपनी में काम करते थे। 30वें दशक के अंतिम वर्ष इनके लिए अपेक्षाकृत शांत और शांतिपूर्ण थे, हालांकि वे एक संदिग्ध पुलिस राज्य में रहते थे। 1940 तक स्टालिन यहूदियों पर शक करने लगा था। विसेंथल, उनकी पत्नी और मां को साइबेरिया के श्रम शिविर में भेज दिया गया। उनके सौतेले पिता पहले ही सोवियत अधिकारियों की हिरासत में मर चुके थे। विसेंथल ने एक अधिकारी को रिश्वत देकर अपनी पत्नी के साथ भागने में सफलता हासिल की और वे भाग निकले, लेकिन जल्द ही नाजियों की तीसरी सेना यूक्रेन में फैल गई और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया गया और शिविरों में भेज दिया गया। विसेंथल ने वहां रहते हुए कई बार मौत से बच निकलने का सौभाग्य पाया। सबसे उल्लेखनीय था 20 अप्रैल 1933 को, जब हिटलर के जन्मदिन के उत्सव में उसे 19 कैदियों में से एक के रूप में फांसी के लिए चुना गया था। एक एसएस कॉर्पोरल ने उसे बचाया और उस रात की पार्टी के लिए बैनर पेंट करने को कहा। उसकी पत्नी का भाग्य अलग था। विसेंथल द्वारा उसके भागने की व्यवस्था करने के बाद उसे बताया गया कि वह उन लोगों में शामिल थी जिन्हें नाजी सैनिकों ने सामूहिक हत्या में मार दिया। विसेंथल एक जर्मन अधिकारी एडोल्फ कोहलरोस की मदद से 1943 में फरार हो गए। उन्हें फिर से पकड़ा गया, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि सभी जर्मन बुरे नहीं थे और केवल व्यक्ति के कर्मों का न्याय करना चाहिए, न कि लोगों का। युद्ध के शेष समय में विसेंथल को ऑश्विट्ज और अन्य कई कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में रखा गया, जब तक कि अमेरिकी सेना ने उन्हें मुक्त नहीं किया। 11वें बख्तरबंद डिवीजन ने 9 मई 1945 को अन्य मुक्त यहूदियों की तरह उन्हें परिवार और पहचान की अकल्पनीय हानि का एहसास था। गुस्से से भरे हुए उन्होंने अमेरिकी सेना में भर्ती होने का अनुरोध किया। युद्ध अपराध विभाग। कमजोरी के कारण उन्हें पहले मना कर दिया गया था, लेकिन 2 सप्ताह बाद वे लौटे और उन्हें स्वीकार लिया गया। पहला काम था एक एसएस गार्ड को ढूंढना जो शिविर के पास छिपा था। इसी दौरान उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी जीवित है और उनका पुनर्मिलन हुआ। अन्य बचे लोगों के साथ वाइजेनफॉल ने उन नाजियों की एक सूची बनाई जिन्होंने शिविरों में काम किया था और उसे अमेरिकी अधिकारी को सौंपा। अधिकारियों, इस सूची में लोगों की संख्या भिन्न है, लेकिन अक्सर कम से कम 100 बताया जाता है और वाइजेनथल की मदद से सहयोगियों ने उनमें से लगभग 75 को पकड़ा। इन लोगों को पकड़ना बेहद जरूरी हो गया था, क्योंकि कई पहले ही नाजी अंडरग्राउंड रेलरोड के जरिए दक्षिण अमेरिका पहुंच चुके थे। वाइजेनथल ने प्रत्येक का पीछा करने के बजाय उस नेटवर्क को टारगेट किया जो उन्हें ले जा रहा था और प्रक्रिया में उन्हें पकड़ने लगा। इससे उन्होंने सिसिली में भाग रहे नाजियों को इतालवी बिशप अलोइस हुडल द्वारा दिए गए सहयोग का पता लगाया। द्वीप भाग रहे नाजियों के लिए एक परिवहन केंद्र बन गया था। फ्रीडमैन की तरह नाजी भगोड़ों की उसकी सूची में शीर्ष पर एडोल्फ आइकमैन था। हालांकि शिकार की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन बाद में चीजें ठंडी पड़ गईं। धीरे धीरे बिना ठोस सुराग के इजरायली अधिकारी भी इसमें निवेश करने में हिचकिचा रहे थे। सुराग मिलना से खाबा बर्क सही सुराग मिलने पर विसेंटाल और फ्रीडमैन अर्जेंटीना में उसकी गिरफ्तारी के लिए सबसे मुखर समर्थक थे। हालांकि बाद में विसेंटाल ने एक विवादित पुस्तक लिखकर इस मामले में अपनी भूमिका को अतिरंजित किया। इससे उन पर ठगी का आरोप लगा। लेकिन आइकमैन विसेंटाल का आखिरी भगोड़ा नहीं होगा। 1967 में उन्हें स्टॉम्पिंग मेयर नामक एक वांछित जेल गार्ड की जानकारी मिली। उसका असली नाम हरमाइन ब्राउनस्टीनर था और माजोनेक्स कैंप में कैदियों ने उसे भारी बूट से बूढ़ी महिलाओं और बच्चों को कुचलने की प्रवृत्ति के कारण यह नाम दिया था। उन्होंने 1925 में उसे न्यूयॉर्क के क्वींस में पाया और पश्चिमी जर्मनी प्रत्यर्पित किया गया, जहां उसे अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली। डायबिटीज होने और पैर खोने के बाद उसे 1996 में रिहा किया गया और वह 1999 में मर गई। साइमन वाइसेंथल ने नाजी गेस्टापो अधिकारी कार्ल सिल्बरबाउर को उजागर किया, जिसने एन फ्रैंक को गिरफ्तार किया था। वाइसेंथल ने
एम्स्टर्डम में कार्यरत गेस्टापो अधिकारियों की फोन डायरेक्टरी की प्रति का उपयोग कर फ्रैंक की गिरफ्तारी के समय उन्हें खोजा। जब वायसेंथल ने सिल्बरबाउर का सामना किया तो उसने बस कहा, इतने सालों बाद मुझ पर क्यों निशाना साधते हो? मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। वियना पुलिस विभाग में कार्यरत सिल्बरबाउर की संक्षिप्त जांच के बाद उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया, जिससे कई निराश हुए। 20 सितंबर 2005 को यह घोषणा हुई कि सिमोन विसेंथल का 99 वर्ष की आयु में वियना में निधन हो गया। उन्नत उम्र के बावजूद उन्होंने कहा कि वे नाजी भगोड़ों की खोज जारी रखे हुए थे और होलोकॉस्ट शिक्षा में सक्रिय थे। विसेंथल ने एक बार लिखा था कि मानव इतिहास अपराधों का इतिहास है और यह खुद को दोहरा सकता है, इसलिए ज्ञान एक सुरक्षा है। इसके माध्यम से हम एक रक्षा का निर्माण कर सकते हैं। हमें दोहराव के खिलाफ एक रक्षा का निर्माण करना चाहिए। और वहां 3 नाजी शिकारियों की सच्ची कहानियां हैं। कृपया अपनी प्रतिक्रिया के साथ एक टिप्पणी करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। देखने का धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगा।